हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। तो टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें अपन नदियाँ और झीलें पढ़ेंगे। तो ये सबसे सिंपल टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का, और इसे हर एग्ज़ाम में जिसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी आती है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। एक भी गलत नहीं होने दूंगा, बस लास्ट तक बने रहना और सभी नदियाँ में झीलें पढ़ना, तो इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो भी उसका क्षेत्र हो जाएगा अपवाह तंत्र कहलाएगा। कि जो मुख्य नदी हो गई और उसकी जो सहायक नदियाँ जिस अफवाह का निर्माण करेगी उसको अपवाह तंत्र बोलेंगे। तो अपवाह तंत्र में क्या क्या आएगा, जैसे कि ये मुख्य नदी बहती है यहाँ से, तो इसमें ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई, तो ये क्या होगा, इसका अपवाह तंत्र कहलाएगा। ये जितना भी एरिया है ये इसका अपवाह तंत्र कहलाएगा। तो अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र हैं वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है राजस्थान में। पहला कौन सा? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वैसे राजस्थान की कोई सी भी नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं ले जाती हैं, तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी पाया जाता है। दूसरा, जो नदियाँ अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में उनको शामिल करेंगे। और जो अपना जल कहीं पर भी नहीं ले जाती, यानी कि कहीं पर समाप्त हो जाती हैं, कहीं पर लुप्त हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र या आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। और तो ये था अपने राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है राजस्थान में। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। अरब सागरीय, जो नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। और जो अपना जल कहीं भी नहीं ले जाती, कहीं पर लुप्त हो जाती है, तो उनको रखेंगे अपन आंतरिक अपवाह तंत्र में। तो पहले बात करेंगे अपन आंतरिक अपवाह तंत्र की, क्योंकि ये जो है अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र, वो केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। तो पहले अपन आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करेंगे। तो आंतरिक अपवाह तंत्र को शुरू करेंगे पहले, तो इसके बारे में 2-4 फैक्ट देख लेते हैं पहले। तो आंतरिक अपवाह तंत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले अपन किसकी बात करेंगे? आंतरिक अपवाह तंत्र की। तो आंतरिक अपवाह तंत्र पहला क्या हो जाएगा? आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कि वे नदियाँ जो अपना जल कहीं पर भी नहीं ले जाती, कोई बंगाल की खाड़ी में ना अरब सागर में, बस कहीं पर लुप्त हो जाती हैं। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? कुल अपवाह का 60% है। कुल अपवाह का कितना प्रतिशत है? 60%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 60%। इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में। तो बात करते हैं कि जो आंतरिक अपवाह तंत्र है ये केवल अपने राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर? केवल राजस्थान में। कहाँ पर पाया जाता है? केवल राजस्थान में ही पाया जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मरुस्थलीय हैं। अपने 60% भाग पर तो मरुस्थलीय है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र केवल राजस्थान में पाया जाता है। और ये जो इसकी नदियाँ होंगी, जैसे घग्गर नदी, कांतली नदी, जो भी नदियाँ हैं वो किस पर निर्भर रहेंगी? वर्षा पर। क्यों? क्योंकि बारिश होगी तभी इनमें पानी आएगा, वरना सूख जाएंगी ये नदियाँ। पूर्णतः वर्षा पर निर्भर। किस पर निर्भर? वर्षा पर निर्भर। वर्षा पर निर्भर। तो ये है आंतरिक अपवाह तंत्र। अब इसकी नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे घग्गर नदी को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन घग्गर नदी की।
तो घग्गर नदी के पहले अन्य नाम देखते हैं, देखो कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसके नाम एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो घग्गर नदी का पहला उपनाम हो जाएगा नट नदी, इसी का ही उपनाम है क्योंकि आगे जाने से नट जाती है। फिर इसको मृत नदी भी बोलते हैं क्योंकि ये सूख जाती है रास्ते में ही, मृत नदी। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, दृश्यवती भी बोलते हैं इसको, दृश्यवती नदी। सरस्वती नदी इसी को ही बोलते हैं। सरस्वती नदी। उसके बाद इसको राजस्थान का शोक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। अन्य नाम उपनाम में पूछ लिया कभी कभी, और राजस्थान का शोक इसी को बोला जाता है। और ये कैसी नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी। क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान तक जाती हैं। तो इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे कि नट नदी या अमृत नदी, दृश्यवती नदी, सरस्वती नदी, राजस्थान का शोक, अंतर्राष्ट्रीय नदी। ये तो इसके अन्य नाम या उपनाम हो गए। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे अपना एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। क्या नाम है पहाड़ी का, शिवालिक की पहाड़ी। और ये कहाँ पर है, कालका हिमाचल प्रदेश। कालका हिमाचल प्रदेश में ये पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी। तो वहाँ पर क्या बर्फ़ जमी रहती है, तो बर्फ़ पिघलती है तो नदी का रूप ले लेती है, वो नालों का रूप ले लेती हैं, फिर वो नाले मिल जाते हैं तो नदी का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती हुई फिर अपने, तो पहले ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, इसके पास ही कालका माता मंदिर। कौन सा मंदिर है, कालका माता मंदिर। फिर ये पंजाब हरियाणा से होती हुई यहाँ पर पटियाला, अंबाला, हिसार, उसके बाद ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेंगी, यहाँ पर एक गांव है, कौन सा गांव, तलवाड़ा। कौन सा गांव, तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव है, तलवाड़ा गांव। कौन सी तहसील, टिब्बी तहसील। तहसील भी याद रखनी है और जिला भी याद रखना है। टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हैं। इसके बाद फिर ये कहाँ पर, अपने हनुमानगढ़ में बहती हुई गंगानगर तक जाती हैं। गंगानगर में ही सूख जाती हैं कभी कभार। तो हनुमानगढ़ गंगानगर में इसका क्या हो जाएगा, अपुआ क्षेत्र। अपुआ क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, अपुआ क्षेत्र। अपुआ क्षेत्र क्या हो जाएगा राजस्थान में, इसका अपुआ क्षेत्र हो जाएगा हनुमानगढ़ गंगानगर। क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ एंड गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर। उसके बाद फिर ये जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में इसको क्या बोला जाता है, नालिया पाट बोला जाता है। अपने राजस्थान में इसको क्या बोला जाता है, नालिया पाट। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, नालिया पाट। क्या बोला जाता है, नालिया पाट। इसके जो अपवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नालिया पाट। नाली या पाट बोलते हैं अपने राजस्थान में, या फिर हनुमानगढ़ गंगानगर, जो भी कहना चाहें आप। तो ये तो इसका अपवा क्षेत्र हो गया। फिर कभी कभार इसमें बाढ़ आ जाती है तो ये कहाँ तक चली जाती है, पाकिस्तान तक चली जाती हैं। फोर्ट अब्बास, कहाँ तक, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका समाप्ति स्थल क्या हो जाएगा, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। समाप्ति स्थल क्या हो जाएगा, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। क्या हो जाएगा ये, समाप्ति स्थल। और उद्गम स्थल कौन सा था, उद्गम स्थल था अपना शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका हिमाचल प्रदेश। तो समाप्ति स्थल क्या हो जाएगा अपना, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। तो इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, नालिया पाट। फिर इसके किनारे जो हनुमानगढ़ हैं, हनुमानगढ़ में बहती हैं, तो इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, तो इसके किनारे 3 सभ्यताएं हैं।
कितनी सभ्यताएं हैं? 3 सभ्यताएं। कौन कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। कहाँ पर है तीनों? हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसके किनारे 3 सभ्यताएं, नदी के किनारे 3 सभ्यताएं, 3 सभ्यताएं। कौन कौन सी? कालीबंगा, पहली कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। रंगमहल तीनों कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो इन तीनों की बात अपन फिर राजस्थान की सभ्यताओं में बात करेंगे इनकी। तो इसके किनारे 3 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। और इसके किनारे एक दुर्ग भी है हनुमानगढ़ में। कौन सा दुर्ग है? हनुमानगढ़ में इसके किनारे एक यहाँ पर बहुत बड़ा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? भटनेर दुर्ग हो जाएगा। तो इसके किनारे भटनेर दुर्ग हैं और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 460 या 465। कभी कभार लंबाई तो वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जो इसकी लंबाई हो निश्चित नहीं है, क्योंकि किसी भी नदी की लंबाई निश्चित नहीं होती है। ये तो लगभग होती है कि 460 या 465। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई देख लो आप, 460 किलोमीटर लिख सकते हैं आप। और ये क्या है? अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी? घग्गर नदी या सरस्वती नदी। तो आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? अपनी घग्गर नदी। तो इसकी कुछ सामान्य सी बातें थी, तो इतनी सी है अपनी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो, घग्गर नदी कहाँ से निकली? शिवालिक की पहाड़ी, कालका हिमाचल प्रदेश से, अंबाला, पटियाला, हिसार होती हुई फिर कहाँ पर? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ के तलवाड़ा गांव से प्रवेश किया। हनुमानगढ़ गंगानगर में इसको क्या बोला? नालिया पाट बोला। फिर उसके बाद इसके किनारे हनुमानगढ़ में 3 सभ्यताएं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और भटनेर दुर्ग स्थित हैं। फिर ये आगे गई गंगानगर में। गंगानगर के बाद फिर समाप्त हो गई, ज़्यादा पानी हो गया, बाढ़ आ गई, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली गई। तो अंतिम स्थल क्या हो जाएगा इसका? समाप्ति स्थल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। और इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे? नट नदी, मृत नदी, दृश्यवती नदी, सरस्वती नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान का शोक। ये इसके क्या हो जाएंगे? अन्य नाम हो जाएंगे। तो इतनी सिंपल सी नदी और इसकी टोटल लंबाई 460 या 465 किलोमीटर, राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अपवा तंत्र की नदी। तो ये थी इसकी सामान्य सी बातें। तो एक बार में याद हो जाएगा ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। बहुत सिंपल सी नदी है और बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थी अपनी घग्गर नदी। इसके बाद बात करेंगे अपन आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी काकनेय नदी की। कौन सी नदी की? काकनेय नदी की। तो अब बात करते हैं अपन राजस्थान के अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी। कौन सी नदी? काकनेय नदी। काकनेय नदी के पहले अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम इसके भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम हो जाएंगे इसके मसूरदी नदी। ये मसूरदी याद रखना आप, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि मसूरदी नदी कौन सी नदी है। तो मसूरदी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? काकनेय नदी। मसूरदी नदी के बाद इसका नाम हो जाएगा, काकनेय को काकनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काकनी नदी भी इसको बोला जाता है। तो अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो उद्गम स्थल इसका देख लेते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अपना जैसलमेर। तो राजस्थान के सबसे बड़े जिले में राजस्थान के अपवा तंत्र की आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर का एक गांव, कौन सा गांव? ये हो जाएगा अपना कोठारी गांव। कौन सा गांव? कोठारी गांव, जिला जैसलमेर। कोठारी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम स्थल होता है और 17 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। 17 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? अपवा क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? 17 किलोमीटर। और कहाँ पे जाके गिरती हैं? ये गिरती हैं जैसलमेर के ही एक छोटी सी झील है
कौन सी झील? भुज झील में। किस में गिरती है? भुज झील। तो क्वेश्चन आ जाए कि भुज झील में कौन सी नदी का पानी आता है? तो भुज झील में कांकने नदी का पानी आता है। कांकनी आई तो इसने बुझा दिया, यानी कि बुझा दिया। तो 17 किलोमीटर इसका अपुआ क्षेत्र हो जाएगा। और अपुआ क्षेत्र कौन सा जिला हो जाएगा इसका? अपुआ क्षेत्र। इसका अपुआ क्षेत्र कौन सा जिला? ओनली जैसलमेर में बहती है। तो इसका अपुआ क्षेत्र क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। और इसका अपुआ क्षेत्र कितने किलोमीटर का है? 17 किलोमीटर का। सबसे छोटी नदी हो जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं कि जब इसमें कभी कभार ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये यहाँ से कहाँ तक आ जाती है? यहाँ पर पाकिस्तान में एक स्थान है मीठा खाड़ी। क्या है? मीठा खाड़ी। मीठा खाड़ी पाकिस्तान। तो समाप्ति स्थल इसका क्या हो जाएगा? वैसे भुज झील इसका समाप्ति स्थल होगा। ये तो कभी कभार भाई ज़्यादा पानी हो जाता है तो मीठा खाड़ी पाकिस्तान तक इसका पानी आ जाता है। वैसे इसका समाप्ति स्थल भुज झील और उद्गम स्थल कोठारी गांव जैसलमेर। तो भुज झील कहाँ पर है अपनी? ये भी जैसलमेर में ही है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो एक छोटा सा फैक्ट है इसके लिए, आप सभी को पता है कि ये आंतरिक अपुआ तंत्र की सबसे छोटी नदी। अपुआ तंत्र की सबसे छोटी नदी है क्योंकि एक ही जिले में बहती है। सबसे कैसी नदी? छोटी नदी। छोटी नदी आंतरिक अपुआ की। आंतरिक अपुआ तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? काकनी नदी। तो काकनी नदी कहाँ से निकलती है? कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। 17 किलोमीटर चली, भुज झील में गिरी। ज़्यादा पानी हो गया तो मीठा खाड़ी पाकिस्तान तक चली गई। अन्य नाम क्या हो जाएंगे? मसूरदी नदी या काकनी नदी। अपुआ आंतरिक अपुआ की सबसे छोटी नदी। बस 2-4 ही तो बात है, इतनी से याद करनी है और इनमें से क्वेश्चन आ जाता है और अपना राइट हो जाता है। तो ये थी अपनी काकनी नदी। अब बात करते हैं अपन कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपुआ की सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी। तो अपन बात करते हैं कांतली नदी की। कांतली आएगा उसमें कांतली। तो अपन बात करते हैं कांतली नदी की। तो अब बात करते हैं अपन कांतली नदी की। कौन सी नदी की? कांतली नदी की। तो मैंने यहाँ पे 2 जिले बनाए हैं। ये अर्धचंद्राकार या पहले की आकृति का कौन सा जिला? अपना सीकर। और ये अपना झुंझुनू। तो ये इस कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये हो जाएगा अपना खंडेला की पहाड़ियाँ। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला पहाड़ियाँ सीकर। कौन सा जिला? सीकर। खंडेला पहाड़ियाँ सीकर। इसका क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल। फिर ये सीकर से निकली, यहाँ से झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। तो फिर ये सीकर, जो सीकर है इसके किनारे क्या है? गणेश्वर सभ्यता। क्या है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को क्या बोला जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और अपने झुंझुनू में कौन सी सभ्यता? सुनारी। सुनारी झुंझुनू। सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो अपनी कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर। सीकर से होती हुई झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई कभी कभी इसका पानी कहाँ पर चला जाता है? चूरू भी चला जाता है। कहाँ पर? चूरू तक भी चला जाता है इसका पानी। तो कभी कभार जाता है। वैसे समाप्ति स्थल कहाँ पर हो जाएगा इसका? झुंझुनू। इसके किनारे 2 सभ्यताएं, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। और इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 100 किलोमीटर। लंबाई 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो इसका फैक्ट क्या हो जाएगा कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कहाँ पर? दृष्टि से आंतरिक अपुआ की सबसे लंबी नदी। आंतरिक अपुआ की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कहाँ पर? राजस्थान में।
लंबी नदी। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र इसका क्या कहलाता है, किसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है, तोरावाटी अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र इसका क्या क्या हो जाएगा, सीकर झुंझुनू, सीकर, सीकर के बाद झुंझुनू। चाहे तो आप चूरू भी जोड़ सकते हैं इसमें, तो चूरू भी ऐड कर देते हैं। देखो तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है तोरावाटी। क्या हो जाएगा, तोरावाटी बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था यहाँ पर। कौन से राजपूतों का, तंवर राजपूतों का शासन होने के कारण तंवर राजपूतों ने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था, तो इसलिए इसको तोरावाटी बोला जाता है। और इसको शेखावाटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर शेखा, कछवाहा वंश के शेखा शाखा ने क्या किया था, शासन किया था, तो इसको शेखावाटी भी बोला जाता है। तो शेखावाटी की मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी, कांतली नदी। अपवाद मतलब कि उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा इसका, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, इसके किनारे दो सभ्यताएं गणेश्वर और सोनारी, और झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती हुई झुंझुनू में समाप्त हो जाती हैं, कभी कभार चूरू तक चल जाती हैं। लंबाई 100 किलोमीटर हो जाएगी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। उसके पश्चात इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोला जाता है, तंवर राजपूतों के क्षेत्राधिकार के कारण। और शिखर झुंझुनू चूरू इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। तो ये थी इसकी सामान्य सी बातें हैं। तो 3 नदियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं अपनी। कौन कौन सी, पहले अपन ने घग्गर नदी की बात की, फिर अपन ने कांकनेय नदी की बात की, फिर अपन ने कांसली नदी की बात की। तो अपनी आज 3 नदियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली नदियों की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तो ये तीनों नदियाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो इनसे क्वेश्चन भी बनता है, तो इनको रट लेना। बहुत सिंपल सी नदियाँ हैं वैसे, क्योंकि अपन ने घग्गर नदी की बात की। घग्गर नदी कहाँ से निकली, शिवालिक की पहाड़ी, कालका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों एक ट्रिक बताऊँ देखो आपको, तो नदियाँ कैसे पढ़ी जाती हैं। देखो नदियों के लिए आपको मैप याद होना चाहिए। घग्गर नदी जैसे ही दिमाग में आ जाए तो डायरेक्ट हनुमानगढ़ गंगानगर याद आना चाहिए आपको, और कुछ याद नहीं आना चाहिए, ओनली गंगानगर हनुमानगढ़। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि कहाँ से निकलेगी, कालका हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा वो ऑप्शन कि ये ऑप्शन राइट है। तो कालका हिमाचल प्रदेश से निकली, अम्बाला, पटियाला, हिसार होती हुई टिब्बी तहसील के हनुमानगढ़ से कौन सा गांव, अपना तलवाड़ा गांव से प्रवेश किया। फिर हनुमानगढ़ में कौन कौन से, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, भटनेर, दुर्ग से होती हुई फिर श्री गंगानगर में जाती हैं। नाली या पाट इसके प्रवाह क्षेत्र को बोल देते हैं। फिर फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान तक इसका पानी जाता है। अंतिम स्थान वही हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 460 या 465 किलोमीटर। तो ये थी अपनी घग्गर नदी। उसके बाद फिर अपन ने उसके अन्य नाम भी आपको पता होंगे, नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, दृश्वती नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान का शोक। और फिर अपन ने कौन सी नदी की बात की, कांकनेय नदी की। कांकनेय नदी कहाँ से निकली, कोठारी गांव जैसलमेर से निकली। कोठारी गांव जैसलमेर से निकलकर 17 किलोमीटर चली। 17 किलोमीटर के बाद फिर कहाँ पर, बुझ झील में गिर गई। बुझ झील के बाद फिर इसका ज़्यादा पानी हो गया तो मीठा खाड़ी में चली गई, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी हो गई। फिर अपन ने कातली नदी की बात कर ली, कहाँ से निकली, खंडेला की पहाड़ियाँ, शिखर से निकली। शिखर झुंझुनू होती हुई, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई, शिखर में इसके गणेश्वर सभ्यता और झुंझुनू में सोनारी सभ्यता। और फिर इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं, तब राजपूतों के शासन के कारण। और 100 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी। तो ये थी अपनी 3 नदियाँ, कौन कौन सी, घग्गर, कांकनेय और कांतली। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो बाकी नदियों की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।